नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता भी बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी से कुछ क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में हर साल देता है, जो मैं आपको डायरेक्टली भी सिखा सकता हूँ, लेकिन नॉलेज के व्यू से थोड़ा सा आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला समझिएगा कि रेडियो एक्टिविटी बोलते किसको हैं। तो ठेठ में समझना, कुछ एलिमेंट ऐसा है, कुछ एलिमेंट ऐसा है, कुछ तत्व ऐसा है जिससे अपने आप कुछ ना कुछ निकलते रहता है रेडिएशन, कुछ ना कुछ निकलते रहता है रेडिएशन, अपने आप टूटते रहता है। इसी चीज को आप बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अपने आप निकलना है ना, अपने आप फ्यूजन होना, अपने आप टूटना। क्लियर? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ कुछ है, जिसमें सबसे मेन है आपका यूरेनियम, नाम सुने होंगे, थोरियम, रेडियम, बहुत सारा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बहुत सारा है, लेकिन सबसे ज्यादा नामी उसमें आप यूरेनियम जानते होंगे। यूरेनियम से हम लोग परमाणु बम वगैरह बनाते हैं, परमाणु बिजली भी बनाते हैं। कैसे बम बनेगा, कैसे बिजली बनेगा, सारा हम लोग आपको डिटेल में सिखाएंगे। कोशिश करना बिजली बनाने सीखना, बम बनाने मत सीखना। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है हम लोग को समझ में आया कि बहुत सारा एलिमेंट है जिससे अपने आप कुछ ना कुछ निकलते रहता है, रेडिएशन होते रहता है, कुछ ना कुछ इमिट करते रहता है। मेनली वो जो निकलता है वो अल्फा, बीटा और गामा निकलता है। क्या रे निकलता है? अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर? तो सबसे पहला यहाँ सवाल आएगा कि रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज जो किए हैं वो हेनरी बैकरेल नाम का वैज्ञानिक किए हैं। हेनरी बैकरेल नाम का वैज्ञानिक, वो देखे कि यूरेनियम से कुछ ना कुछ निकल रहा था, यूरेनियम से कुछ ना कुछ निकलते हुए वो देखे, जो फोटोग्राफिक प्लेट पे असर दिखा रहा था। तो उनको समझ में आ गया कि इससे कुछ ना कुछ निकल रहा है अपने आप। तो समझ गए कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो खोज हो गया। तो खोज कौन किए? हेनरी बैकरेल ने किए। लेकिन रेडियो एक्टिविटी पे सबसे ज्यादा योगदान और सबसे ज्यादा मेहनत किए दो व्यक्ति, पति और पत्नी। दोनों का नाम, एक का नाम मैडम क्यूरी और उनका पति का नाम पियरे क्यूरी, पी क्यूरी, मैडम क्यूरी और पी क्यूरी। क्लियर? वो दोनों सबसे ज्यादा योगदान दिए। तो इसीलिए ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का क्या, किसका नाम दिया गया? रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट। तो देखो बाबू, फोर्स का खोज, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह का खोज किए थे न्यूटन, तो ऐसा यूनिट फोर्स का रख दिया गया न्यूटन। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज किए हैं बैकरेल, हेनरी बैकरेल। लेकिन वो सिर्फ बोले कि कुछ निकल रहा है, ज्यादा उतना डिटेल नहीं दिए, उतना उस पर मेहनत नहीं किए। मेहनत किए मेनली मैडम क्यूरी ने, और उसका हस्बैंड साथ देते थे पियरे क्यूरी, पी क्यूरी। तो इसीलिए ऐसा यूनिट रख दिया गया क्यूरी। क्या ऐसा यूनिट रख दिया गया? क्यूरी। क्लियर है? तो रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट सवाल पूछेगा तो क्या बता देना? क्यूरी। खोज कौन किया? तो हेनरी बैकरेल। खोज कौन किया भाई? उनका तो नाम देना ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान कौन दिया? मैडम क्यूरी, एम क्यूरी और पी क्यूरी। उनके नाम पे एक एलिमेंट तक का नाम रखा गया है, क्यूरियम। पीरियोडिक टेबल में देखना एक नाम होगा क्यूरियम, इन्हीं के नाम पे, मैडम क्यूरी के नाम पे। क्लियर? चलिए, तो ऐसा यूनिट भी समझ गए हम लोग, क्यूरी। अब एक सवाल आएगा कि अच्छा, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उससे निकलता क्या है भाई? क्या निकलते रहता है? तो उससे निकलते रहता है अल्फा, बीटा और गामा। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे क्या निकलते रहेगा? अल्फा, बीटा और गामा। तो आप बोलोगे सर ये अल्फा, बीटा, गामा का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या लक्षण है, थोड़ा सा बताइए। और कैसे पता चला कि अल्फा कैसा चार्ज है, बीटा कैसे चार्ज है? तो चलिए सारी चीज को हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखो बाबू, हुआ क्या
सबसे पहले मान लो हमको पता करना है कि कैसा चार्ज है। तो सपोज करो हम एक मैग्नेट रखे हैं, एक मैग्नेट रखे हैं, या ठेठ में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, हाँ ठेठ में समझना। सपोज करो यहाँ नॉर्थ पोल, ये इधर है पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव, सपोज करो। हाँ मैग्नेट से भी कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लेकर ले लिए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और यहाँ से हम सपोज करो अल्फा को भेज रहे हैं। किसको भेज रहे हैं? अल्फा को। तो अल्फा को जब भेज रहे थे, अल्फा रे को, है ना, तो ये ऐसे सीधे जाना चाहिए था, अल्फा को भेज रहे हैं सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया किधर की ओर? नेगेटिव की ओर, मतलब इधर की ओर थोड़ा चला गया, इधर डाइवर्ट हो गया। अल्फा को भेजे तो किधर डाइवर्ट हो गया? नेगेटिव की ओर। और वही अगर बीटा को भेजे बाबू, बीटा, तो सीधे न जाकर बीटा इधर की ओर डाइवर्ट हो गया, किधर? पॉजिटिव की ओर। और गामा को भेजा गया बाबू, गामा का, तो एकदम सीधे पार हो गया, गामा इधर उधर रास्ता नहीं भटका। अल्फा किधर अट्रैक्ट हो गया? नेगेटिव की ओर। बीटा अट्रैक्ट हो गया पॉजिटिव की ओर, और गामा एकदम सीधे पार हो गया। इसका मतलब पता चल गया कि नेगेटिव के तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? जो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? जो नेगेटिव होता है। और जो अट्रैक्ट नहीं हुआ यानी वो न्यूट्रल है। तो इससे खोज हो गया कि अल्फा कैसा पार्टिकल है? तो पॉजिटिव है। अल्फा कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट हुआ था। तो इसका ट्रिक हम बना दिए एपी, ए फॉर अल्फा, पी फॉर पॉजिटिव। अल्फा कैसा होगा बाबू? पॉजिटिव होगा। ऐसे हम लोग बना लेते हैं एक चार्ट। यहां लिख देते हैं अल्फा, यहां लिख देते हैं बीटा, और यहां लिख देते हैं गामा, है ना। तो अल्फा से अभी ट्रिक क्या बना? एपी। तो अल्फा कैसा चार्ज होगा बाबू? तो पॉजिटिव होगा। बीटा तो याद कर लेना, भोलेनाथ, 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 एपी, अल्फा पॉजिटिव। तो बीटा भोलेनाथ नेगेटिव, बीटा कैसा बाबू? नेगेटिव। और गामा कैसा होगा? तो इसका तो कोई चार्ज ही नहीं है बाबू, तो ये है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल। बात करते हैं स्पीड का, कितना स्पीड होगा? तो बाबू स्पीड जो है इसका, ये अच्छा खासा स्पीड से चलेगा अल्फा। तो अल्फा का स्पीड, स्पीड तेज होता है। स्पीड क्या होता है? तेज होता है। इसका स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगा, बहुत ज्यादा तेज होगा। इसका भी स्पीड तेज होगा, बहुत ज्यादा स्पीड हो गया इसका भी, इसका भी बहुत ज्यादा स्पीड होगा, अल्फा से ज्यादा होगा। बीटा का स्पीड अल्फा से ज्यादा होगा, लेकिन ये लाइट का स्पीड से थोड़ा सा कम रहेगा, लाइट का स्पीड से थोड़ा सा कम। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड एक तरह से लाइट का ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उससे इसका कम ही होगा। लेकिन गामा का लगभग लाइट का स्पीड के बराबर, सेम लाइट का स्पीड के बराबर। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा? गामा का होगा। ये सब प्रैक्टिकली चेक किया गया। अल्फा का स्पीड जो होता है वो भी अच्छा खासा होता है, बीटा का बहुत ज्यादा होता है लेकिन लाइट से थोड़ा सा कम होता है, और गामा का बिल्कुल लाइट के स्पीड के बराबर होता है। अब देखो बाबू, जब ये तीनों को चेक किया गया कि इन लोग का पेनेट्रिंग पावर कैसा है, तो एक पेपर लिया गया बाबू, सादा रंग का मान लो एक पेपर ले लिया गया। मैं पेपर एक ले रहा हूं, ये बाबू एक सादा पेपर है। अगर अल्फा को पार करोगे ना, अल्फा को, तो ये पेपर ही उसको रोक देगा, ये पेपर ही अल्फा को रोक देगा। क्लियर? मतलब पेपर से अल्फा रे पार नहीं हो पाएगा। लेकिन बीटा को पार करोगे ना बाबू, तो पेपर से भी पार हो जाएगा, पेपर से भी पार हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पतला मेटल का प्लेट लोगे, मान लो अल्युमिनियम का लेगा, तो उससे वो पार नहीं हो पाएगा। तो अल्फा पेपरे को रोक देगा इसको, बीटा को कौन रोक देगा? अल्युमिनियम का पतला अगर प्लेट ले रहे हो तो बीटा उसको नहीं पार कर पाएगा। पेपर से तो पार हो जाएगा बीटा, लेकिन अल्युमिनियम का पतला प्लेट से पार नहीं हो पाएगा। लेकिन गामा पेपर से भी पार हो जाएगा।
अल्युमिनियम का जो प्लेट रखे हो उससे भी पार हो जाएगा। अगर मोटा कंक्रीट का दीवार रखे हो ना बाबू, उससे भी पार हो जाएगा। उसके लिए एकदम मोटा प्लेट, हैवी प्लेट चाहिए, तो ये गामा रुक पाएगा। आ रहा बात समझ में? अगर शरीर का हम लोग बात करोगे तो अल्फा बाबू हम लोग का चमड़ा अच्छा मोटा होता है बाबू, अंदर में और मतलब मजबूत चमड़ा होता है, तो बाहर वाला चमड़ा भले अल्फा पार कर जाएगा, अंदर का चमड़ा में स्किन में घुस नहीं पाएगा। लेकिन बीटा अंदर का चमड़ा भी पार कर जाएगा बाबू, लेकिन वहां से वो रुक जाएगा। गामा बाबू हड्डी भी पार कर देता है, गामा जो है ना हड्डी भी पार कर देता है। तो पेनेट्रिंग पावर जो होता है, भेदन क्षमता जो होता है, इसका कम होता है पेनेट्रिंग पावर। पेनेट्रिंग मतलब भेदन क्षमता, घुस जाने का क्षमता, धस जाने का क्षमता। तो पेनेट्रिंग पावर जो होता है वो अल्फा का कम होता है बाबू। पेनेट्रिंग पावर अल्फा का कम होता है, बीटा का अल्फा से तो ज्यादा होगा, अल्फा से ज्यादा, और गामा का सबसे ज्यादा। पेनेट्रिंग पावर, पेनेट्रिंग पावर सबसे ज्यादा, ये हड्डी भी पार कर जाता है बाबू। गामा बहुत ही खतरनाक रे होता है बाबू, ये हम लोग का हड्डी तक में पार कर जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए इसका हम लोग इलाज बहुत सारा करते हैं, कैंसर वगैरह के इलाज में गामा रे का यूज करते हैं बाबू। बहुत सारा चीज है, यूज वगैरह हम लोग पूरा डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद बात करो वेवलेंथ का बाबू, तो बाबू स्पीड वेवलेंथ एक दूसरे से सेम रिश्ता है ना। जिसका वेवलेंथ, यहां समझना, ये वेव लेंथ होता है ना, दो वेव के बीच का जो लेंथ है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा। तो इसका स्पीड, अरे गामा के तुलना में तेज तो है लेकिन गामा के तुलना में तो कम है, तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। कभी भी तुलना करेगा बाबू, हाँ, वेवलेंथ ज्यादा, इसका वेवलेंथ बाबू अल्फा से कम होगा, वेवलेंथ इसका अल्फा से कम होगा। सारा हम लोग तुलना करते हैं, और इसका वेवलेंथ बाबू सबसे कम होगा, वेवलेंथ सबसे कम होगा। सबसे कम मतलब किससे कम? अल्फा से भी कम, बीटा से भी कम। क्लियर है? पेनेट्रिंग पावर भी समझ गया, वेवलेंथ भी समझ गए। आ रहा बात समझ में? तो अल्फा बीटा गामा, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा बाबू। अल्फा बीटा गामा से सबसे मेनली सवाल यही आता है कि अल्फा का चार्ज कैसा है, तो पॉजिटिव, बीटा का नेगेटिव, गामा न्यूट्रल। पेनेट्रिंग पावर किसका सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा स्पीड से धस सकता है, तो गामा। किसका स्पीड सबसे ज्यादा है, तो बाबू गामा का, तभी तो इतना स्पीड से धस जा रहा है। आ रहा बात समझ में? वेवलेंथ वगैरह उतना पूछता नहीं है। क्लियर? वेवलेंथ वगैरह उतना पूछता नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ दिया तो बाबू, तो वेवलेंथ जिसका कम है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। अरे भाई सिंपल देख लो, वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होगा ही होगा। इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, इसका फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा होगा गामा का। तो उतना फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से क्वेश्चन नहीं आता, मेनली क्वेश्चन आता है उसका स्पीड से और उसका चार्ज से। इतना समझ में आया? तो ये सब चीज का हम लोग जो अल्फा बीटा गामा निकलता है ना, इससे हम लोग बहुत सारा बीमारी का यूज करते हैं। मेनली गामा का यूज करके हम लोग कैंसर वगैरह का यूज, मतलब ट्रीटमेंट करते हैं बाबू। इससे कौन सा यूज करते हैं? कोबाल्ट 60 यूज करते हैं मेनली, और बहुत सारा आइसोटॉप यूज होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। वो सब के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना आपको। तो अब जल्दी से थोड़ा सा और बात करते हैं इसमें। इसमें दो टॉपिक और आप समझो, दो टॉपिक। एक होता है टॉपिक न्यूक्लियर
फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, हिंदी में नाभिकीय। फिजन का मतलब टूटना, विखंडन, और इसका होगा नाभिकीय। फ्यूजन का मतलब संलयन, जुड़ना, संलयन। क्लियर? अब देखो बाबू, इससे हर साल सवाल देता है एग्जाम में कि न्यूक्लियर फिजन किसको बोलते हैं, फ्यूजन किसको बोलते हैं। तो फिजन का मतलब ठेठ में समझना, टूटना। फिजन का मतलब टूटना। तो इसमें बड़ा भारी एटम लेते हैं बाबू, भारी एटम। सपोज कर लो यूरेनियम ले लिए, यूरेनियम ले लिए, यूरेनियम का एक बड़ा एटम ले लिए, और इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। न्यूट्रॉन से इस पे हम बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉन से इस पे मारते हैं। यूरेनियम को, यूरेनियम का एटम ले लिए और न्यूट्रॉन से इस पे मारते हैं। जब इसको न्यूट्रॉन से मारेंगे तो ये यूरेनियम क्या हो जाता है, टूट जाता है। यूरेनियम क्या हो जाता है, टूट जाता है। मान लो 2 टुकड़ा में टूटा, और 3 गो और यूरेनियम फिर टूटता है। फिर इसको तोड़ोगे तो फिर टूटेगा, है ना, टूटते जाएगा, टूटते जाएगा, इतना टूटते रहेगा कि अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो बन जाएगा परमाणु बम। और अगर कंट्रोल कर लिए इसका स्पीड को तो बन जाएगा बिजली। आ रहा बात समझ में? तो इसका कंट्रोल जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आ रहा बात समझ में? ये अगर कहीं बार पटक दोगे तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग परमाणु बम। तो पहली बार परमाणु बम यूज हुआ था, जापान पे पटका था अमेरिका, हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह पे पहली बार पटका गया था। वो अनकंट्रोल चैन रिएक्शन था, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर आप ये कंट्रोल करते हो, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में करोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये 3 गो है ना, 2 गो का स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर ये टूटा, फिर 2 का स्पीड कंट्रोल कर लिए। आ रहा बात समझ में? तो हम लोग कंट्रोल करते जाते हैं, तो इससे बना लेते हैं हम लोग परमाणु बिजली। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठेठ में सुनो, न्यूक्लियर फिजन का मतलब बड़ा एटम को क्या कर देना, तोड़ देना, और इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलता है हम लोग को, एनर्जी। इससे हम लोग बिजली वगैरह बना लेते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन समझ में आया, बड़ा एटम को छोटा छोटा एटम में तोड़ देना, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन किसको बोलते हैं बाबू, न्यूक्लियर फ्यूजन जस्ट इसका उल्टा। 2 एटम ले लिए, मान लो हाइड्रोजन का 2 एटम ले लिए, और दोनों को रिएक्शन करा के चिपका दिए, बन गया मान लो हीलियम, है ना। तो 2 को जब चिपक कर एक बन गया तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। अगर एक को टूट के 2 को बन गया, 2 से ज्यादा बन गया, तो उसको बोलेंगे फ्यूजन। और अगर चिपक के छोटा छोटा एटम चिपक के बड़ा एटम बन जाए तो उसको बोलेंगे फ्यूजन। आ रहा बात समझ में? ठेठ में समझो बाबू, ठेठ में समझो। फ्यूजन मेनली किसको कराएंगे, बड़ा एटम। यूरेनियम ले लो, थोरियम ले लो, प्लूटोनियम ले लो, है ना, रेडियम ले लो। तो इसको जब तोड़ोगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। और फ्यूजन छोटा एटम को लेंगे बाबू, मान लो हाइड्रोजन लिए, 2 हाइड्रोजन, और दोनों चिपक कर बन गया बड़ा एटम हीलियम। तो इसमें बहुत ज्यादा क्या निकलेगा बाबू, एनर्जी। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। अब बोलोगे सर यूरेनियम वगैरह थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, थोड़ा सा, है ना, तो क्यों ना न्यूक्लियर फ्यूजन ही हम लोग करके बिजली क्यों नहीं बनाते हैं। हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है हम लोग के प्लेनेट पे, पृथ्वी पे हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो क्यों ना हम लोग इससे बिजली बनाते हैं। तो देखो बाबू, न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उतना बड़ा लेबोरेटरी बना के उसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेंटेन भी कर दिए, तो जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन कराएंगे तो इतना ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगा कि हमारा लेबोरेटरी ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये सिर्फ पॉसिबल है कब, सन में।
स्टार में ये सब पॉसिबल है। तो सूरज के पास, इतना फेवरेट सवाल हर साल एग्जाम में आता है कि सूरज के पास जो उसका एनर्जी है, उसका हीट है, वो कहां से उसको मिल रहा है? कहां से मिल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। सूरज के किससे मिल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। वहां सूरज के सरफेस पे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन चिपक चिपक कर हीलियम बनते रहता है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलते रहता है। क्लियर? तो सूरज, स्टार, ये सबसे अगर सवाल बोलेगा एनर्जी उसका किससे आ रहा है? न्यूक्लियर फिजन से कि फ्यूजन से? तो आंसर होगा फ्यूजन से। क्लियर है? और अगर बोलेगा परमाणु बम जो हम लोग बनाते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? फिजन या फ्यूजन? तो फिर बोलना फिजन। फिजन मतलब तोड़ना। क्लियर? अब फ्यूजन मतलब चिपकाना। फ्यूजन जो है हम लोग पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं है कर पाना, फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। शायद आप लोग पढ़ लिख के बड़ा इंजीनियर बनोगे तो आप लोग कर दो, फिलहाल पॉसिबल नहीं है। फ्यूजन पॉसिबल नहीं है, हम लोग फिजन ही करते हैं, जो कि फिजन को भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर? हम लोग डिटेल में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे कि यूरेनियम जो है कैसे टूटा, क्या क्या बना, कितना को कंट्रोल करना है, नहीं करना, पूरा डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? समझ में आया? और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग सीखेंगे उसका हाफ लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन हर साल दे देता है, क्वेश्चन बोल देता है कि 100 ग्राम कोई भी एलिमेंट है, मान लो एक्स नाम का एलिमेंट है 100 ग्राम, जिसका हाफ लाइफ है 5 साल, हाफ लाइफ है 5 साल, तो बोलता है बताओ 20 साल में ये कितना वजन बचेगा? तो ऐसे तो डायरेक्ट आप इसको बना सकते हो, 100 ग्राम है, 5 साल में हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ मतलब 5 साल के बाद आधा हो जाएगा। तो जल्दी बताना, 100 ग्राम पहले है तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 50 ग्राम घट के। अरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अपने आप रेडिएशन होते रहता, अपने आप निकलते रहता, तो निकलते रहेगा तो बाबू उसका वजन कम होते जाएगा ना। क्लियर? तो समझो बाबू, हाफ लाइफ 5 साल है, तो 100 ग्राम लिए तो पहला 5 साल में 50 ग्राम हो गया, फिर अगला 5 साल में आधा हो गया 25 ग्राम, फिर अगला 5 साल में 12.5 ग्राम हो गया, फिर अगला 5 साल में कितना हो गया? 12.5 ग्राम का आधा कर दो, 12.5 यानी 12.500, 250, 6 कितना हो गया? 6.25 ग्राम। जीरो नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी बताओ 20 साल में कितना वजन हो जाएगा? 6.25 ग्राम। अरे बच्चा वाला सवाल रहता है, लेकिन बच्चा लोग डर जाता है, हाफ लाइफ करके दे देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको भी पूरा हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।